तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन सैलानी का नाम सुन के और आईटी का कोर्स नाम सुन के ये था कि सैलानी क्या पढ़ाता होगा, सैलानी तो खाना खिलाता है लोगों को। ये फील्ड ऐसी है कि आपको ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर क्विट करने का सोच रहा था मैं कि अच्छा। मैं क्विट कर लूँ वहाँ से कि अब मुझसे नहीं होगा, ये ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि ये आपने एक ऐसी फील्ड चूज़ कर ली जो बहुत वास्ट है। आपके पास शुरू में एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि यार सैलानी जो कोर्स करा रहा है उसके बाद तो मेरे पास जो है ना बहुत ही कुछ अच्छे खासे पैसे आएंगे और ये होगा वो होगा, रेड कारपेट बिछेगा, फलाना ढिमकाना। और जिनको स्पेशली आपका जो बैच था माशाल्लाह, मुझे मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि वो एसएमआईटी का सबसे कामयाब बैच था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान एजाज। सैलानी डिजिटल स्टूडियो के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। सैलानी वेलफेयर 63 से ज़ायद शोबाजात में मखलूक खुदा की खिदमत कर रहा है, लेकिन इन तमाम शोबाजात से हटकर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि पाकिस्तान की यूथ को सेल्फ सस्टेन बना रहा है। सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग 2013 से आईटी की डिफरेंट टॉप नॉच ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है और कमोबेश 10 साल में हमने ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि हमारे चेयरमैन हज़रत अल्लामा बशीर फ़ारूकी साहब का भी ख्वाब था। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक ऐसे अलमनाए मौजूद हैं, एक ऐसे शाइनिंग स्टार मौजूद हैं जो कि 2018 में सैलानी मास आई टी ट्रेनिंग से पास आउट हुए। उन्होंने SMIT से मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स किया और उसके बाद कुछ मंजिलें तय करके आज वो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और स्पेशली फिनटेक में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं, जो कि इस वक्त बहुत डिमांडिंग डोमेन है अक्रॉस द वर्ल्ड, और साथ ही फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम इरफान अली। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आईटी कंसल्टेंट। करंटली मैं एक साउथ कोरियन कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारा फोकस फिनटेक में और एआई सॉल्यूशंस में और ब्लॉकचेन में, और साथ ही साथ हम लोग इसके अलावा मज़ीद दूसरे डोमेन्स पर भी काम कर रहे हैं। बैक देन इन 2018 मेरा करियर सैलानी के साथ स्टार्ट हुआ, जर्नी स्टार्ट हुई। तो मुझे किसी ने बताया एक सैलानी के बारे में कि सैलानी इस तरीके से आईटी के कोर्सेज़ करवा रहा है। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन सैलानी का नाम सुन के और आईटी का कोर्स नाम सुन के ये था कि सैलानी क्या पढ़ाता होगा, सैलानी तो खाना खिलाता है लोगों को या हेल्प करता है उनकी, सैलानी क्या ही पढ़ाता होगा। तो बस ये था कि फिर भी हम दोस्त यार सारे आए सैलानी का। हमने एंट्री टेस्ट के लिए जब इनरोल किया, उसके बाद एंट्री टेस्ट दिया हमने हॉकी स्टेडियम में। वहाँ हमने मतलब यूथ देखी अच्छी खासी। फिर उसके बाद हमने सैलानी की लैब्स देखी, तो फिर मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार वाकई सैलानी कुछ काम कर रहा है इसमें। तो वहाँ फिर हमने सैलानी ने हमें इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर हम ने एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पर रहकर अपने आप को बिल्ड किया, अपनी एक्सपर्टीज़ रिफ़ाइन की, अपनी स्किल्स क्रिएट की वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलते गए, अपने करियर में आगे ग्रो करते गए। हम दोस्त यार जितने भी थे उसमें से कुछ कुछ लोग पाकिस्तान में अभी भी रिमोटली जॉब्स कर रहे हैं, कुछ बाहर निकल गए, कुछ स्वीडन में हैं, कुछ तुर्की चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सैलानी की बदौलत है। तो वहीं से हमने स्टार्ट लिया है। अच्छा इरफान, आपका 7 साल का एक करियर पाथ है। आपने SMIT से 2018 में पढ़ा, तो आपने इन 7 सालों में क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? और इस पॉडकास्ट सीरीज़ का बेसिकली यही मकसद है कि हम अपने एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को बेसिकली ये बताएं कि हमारे अलमनाइज़ ने क्या रोड मैप फ़ॉलो किया, ताकि वो बेसिकली आप लोगों को फ़ॉलो कर सकें, आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकें। जैसे कि आपको ये चीज़ बखूबी पता है कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में बेसिकली हमारे ही अलमनाइज़ होते हैं जो बेसिकली पढ़ा रहे होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। तो आप क्या चीज़ें शेयर करना चाहेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स फ़ॉलो करें और वो अच्छी तरह आगे बढ़ सकें अपने करियर्स में? देखें, अगर तो आप बिल्कुल ही स्टार्ट से काम कर रहे हैं, जिस तरह सैलानी से आप पास आउट हो चुके हैं, तो अब आपको करना ही चाहिए कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं अपने पास जो आप आगे चल के क्लाइंट को दिखा सकें या कंपनीज़ को दिखा सकें। तो आपने करना ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करें, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट्स बनाएं और उन प्रोजेक्ट्स को शोकेस करें। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को शोकेस नहीं करेंगे ना, तो आगे वाले बंदे को भी नहीं पता कि आप क्या करता है। तो होता यही है कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, वहाँ शोकेस करें, आप दिखाएं कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, चाहे वो फ्रीलांस में हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल जॉब्स हो गई, रिमोट जॉब्स वगैरह वहाँ पर हो। तो आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी प्रोफाइल बनानी है, लिंक्डइन पर भी अपनी प्रोफाइल बनानी है और वहाँ पर अपने आप को शोकेस करना है। और साथ ही साथ फिर आपको अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करते रहना। ये नहीं कि आपने एक ही बार आप वहाँ से पास आउट हो गया तो बस ज़िंदगी भर का वही है, नहीं। ये फील्ड ऐसी है कि आपको ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा। तो
लेट सपोज कि आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास आउट होकर फ्रंट एंड में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल डेवलपमेंट में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बैक एंड में अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सलानी से पूरा कोर्स किया तो आप सब आपको आता हो या सबका आपके पास कमांड हो, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आप फिर इन दी एंड जाके एक डोमेन चूज़ करते हो, या तो आप फ्रंट एंड चूज़ करते हो या बैक एंड चूज़ करते हो। सही है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड वाले हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपनी स्किल्स फ्रंट एंड पे पहले पक्की करो, फ्रंट एंड की जॉब्स एक्वायर करो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बैक एंड पे शिफ्ट हो, बैक एंड की भी जॉब्स आप फिर एक्वायर करना शुरू करो, वहाँ पक्का करो अपने आप को, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते रहो, फिर थोड़ा बहुत डेवलप्स में आओ। क्योंकि बैक देन जब हमने स्टार्ट किया था 2018 में, तो क्या होता था कि आपके पास बड़ी स्पेसिफिक सी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती थी कि फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड वाला है तो फ्रंट एंड की ही टेक्नोलॉजीज आपसे पूछी जाएंगी, फॉर एग्जांपल रिएक्ट हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गई, इस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट हो गई, ये चीज़ें। लेकिन अब जो कोरोना के बाद जब थोड़ा सा आगे चले हैं हम लोग 2022 के बाद से, तो आपके पास रिक्वायरमेंट्स बहुत वास्ट हो गई हैं कि आपको फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड वाला भी है ना, तो तब भी आपको उसके साथ साथ बैक एंड की नो हाउ मांगते हैं कि बैक एंड की नो हाउ आपको होनी चाहिए। अगर बैक एंड वाला है तो उसको फिर बोलते हैं कि आपको डेवऑप्स का थोड़ा बहुत सपोर्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको एक जगह पे स्टक नहीं होना, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहनी है। सलानी आपको कॉम्पिटिटिवली एक मतलब मार्केट में आपको लॉन्च करता है, लेकिन सलानी उसके बाद फिर आपकी जर्नी मज़ीद वहाँ पर मतलब असल जर्नी स्टार्ट होती है, आपको एक लॉन्च पैड मिल गया। एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि यार मुझे इस पाथ को फॉलो करना है। सैलानी ने वो पाथ बता दिया, आपको बेसिक्स बता दिए, आपको एक बेसिक स्किल्स दे दी, आपने मार्केट में जॉब भी एक्वायर कर ली, लेकिन आपने रुकना नहीं है वहाँ पे। जी एग्जैक्टली यही मकसद है। आप शुरू में जूनियर रोल्स कर लोगे, बिल्कुल अच्छे से कर लोगे, आप वहाँ से थोड़ा बहुत आप प्रोग्रेस कर लोगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको अपने दिल में ये ख्याल नहीं लाना कि यार अब बस यही ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि ये आपने एक ऐसी फील्ड चूज़ कर ली जो बहुत वास्ट है, और इसमें आपको दिन ब दिन नया सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप टेक्नोलॉजी है ना, आप आंख बंद करते हो तो नई टेक्नोलॉजी आती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही सीन है, आपके पास नया फ्रेमवर्क आता है, नई चीज़ आती है, ये है वो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2018 से बात करूँ तो 2018 से आप देखो कितनी सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। आपके पास ब्लॉकचेन इवॉल्व हुआ, ब्लॉकचेन आया, उसकी हाइप आई, फिर एआई चल रहा है अभी, इतने सारे आपके पास फ्रेमवर्क आए, इतने सारे गेट्स भी फलाना ये वो, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती रही हैं। तो मार्केट में कुछ चीज़ें आएंगी जो आपको सीखनी भी पड़ेंगी और वो रहेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके साथ सीखने के बावजूद वो निकल जाएंगी मार्केट से, लेकिन आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है मार्केट में। तो ऑब्वियसली आपको जो है ना कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको अपनी स्किल सेट अपना इम्प्रूव करने के लिए, और अपने आप को एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, इसी से एक सवाल मेरे जहन में आया कि आप माशाल्लाह जैसे अभी बता रहे थे, आप कोरियन बेस्ड एक कंपनी में माशाल्लाह रिमोटली काम कर रहे हैं, तो फिनटेक से रिलेटेड आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है इस साइड का। पाकिस्तान में बहुत सारी बैंक्स हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो बेसिकली बाहर से सर्विसेज लेते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों हम फिनटेक जैसी एप्लीकेशंस नहीं बना पा रहे? क्योंकि आपने ऑलरेडी मल्टी मिलियन डॉलर फिनटेक स्टार्टअप्स में काम किया है, तो आपको क्या लगता है हम कहाँ लैग कर रहे हैं? क्या हमें वो किस तरह उन चीज़ों को एक्वायर करना चाहिए, किस तरह कॉप अप करना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि हम बेसिकली एक स्केलेबल एप्लीकेशंस पाकिस्तान में बना सकें? देखिए, इसमें आपके पास मल्टी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है कि आपको पता है कि आप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, लेकिन आपको उस डोमेन की नॉलेज नहीं होती। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फिनटेक डोमेन में जाओगे, बैंकिंग एप्लीकेशन बनाओगे, तो उसके एक अपनी आपके पास टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, फ़्लो होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास डेवलपर्स या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं वो उनको लैग करते हैं अंडरस्टैंड करने में। एक ब्रिज ये आता है, तो फिर आपके पास एक ब्रिज ये क्लियर करना होता है। उसके अलावा फिर आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उस किस्म की स्केलेबल एप्लीकेशंस बना सको। तो वो टेक्निकल नॉलेज आपके पास कैसे आएगी? ऑब्वियसली आप मार्केट में अप टू डेट रहोगे, सीखोगे चीज़ों को। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर पीक आवर्स में हमारे पास ट्रैफिक अगर बढ़ रही है एप्लीकेशन में, तो मुझे इसका क्या सोल्यूशन निकालना है, या अपनी एप्लीकेशन किस हिसाब से बिल्ड करनी है कि मैं उसको टाइम के मुताबिक, सीजन्स के मुताबिक अप डाउन करता रहूँ, कि जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उसको ज़्यादा और ऊपर मैंने हाई कर दिया सर्व करने के लिए, जब कम ज़रूरत है तो मैंने अपना बजट बचा लिया, कम कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। अच्छा, देखें, अब मैं फिर वही आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप भी माशाल्लाह सर्विसेज दे रहे हो, आप पाकिस्तान की रिसोर्स हो, आपको सारी नॉलेज है, और इसी तरह हमारे बहुत सारे अलमनाइज़ हैं। मैं स्पेशली नाम कोट करूँगा, अमीन आलम हैं, साद पास्ता हैं। बहुत सारे लोग फिनटेक की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बाहर की कंपनीज़ को, और वही कंपनीज़ पाकिस्तान की कंपनी से बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप
वो भी एक सेम बेच के ना, और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं, तो हम क्यों नहीं बना पा रहे ये चीज़ें, मतलब कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, कंप्लायंस की इश्यूज़ हैं या भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी डेफिनेटली, ताकि हो सकता है मेरे देखने वाली कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हों ताकि वो उस चीज़ को पिक करें और उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, हमारी मुल्क की इकॉनमी जुड़ी है इस चीज़ से, ठीक है, तो वो प्लीज़ बताएं। देखिए, शुरू में तो यही मसला आपके पास आ जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ का मसला बहुत होता है यहाँ पे। तो आपके पास शुरू में अगर लेट सपोज़ होता भी है ना कोई ऐसी आपके पास बैंक्स हैं या कोई ऐसी फिनटेक आपके पास हैं कंपनीज़, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लैक कर जाती हैं हमारे पास इनिशियली, क्योंकि ऑब्वियसली ये डोमेन ऐसा है कि आपको जो है ना बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। तो केयरफुल क्यों रहना पड़ता है? ऑब्वियसली इट्स मनी इन्वॉल्व्ड, तो आपको ऑब्वियसली जो है ना फूक फूक के किस्म का कदम रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर कंप्लाइंस के इशू जैसे आपने मेंशन किए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस से। ऑब्वियसली आपको एक मार्केट में आने के बाद, एक टाइम मतलब इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आता है। तो अब मे भी पॉसिबल कि हमारे यहाँ के जो फर्म्स हैं वो अगर बाहर से इन चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल उनको लगता हो कि हमारे मार्केट में जो हमारे अपने पाकिस्तानी टैलेंट है वो इतने कैपेबल ना हो। मे भी ये रीज़न हो सकता है कि वो इन कैपेबिलिटीज़ पे मतलब आप कह रहे हैं कि आप कैपेबल नहीं हैं बेसिकली। मैं कह रहा हूँ कि हम कैपेबल हैं, मे भी पॉसिबल कि वो हम पे बिलीव नहीं करते हो कि हम ओके, कैपेबल। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जितनी भी फार्म्स हैं, ये पिछले दिनों हमारी स्टेट बैंक को पाकिस्तान से बहुत सारी डिस्कशंस रही कि हम पाकिस्तान में फिनटेक क्यों नहीं, फिनटेक एप्लीकेशंस पाकिस्तान में क्यों डेवलप नहीं हो रही हैं। तो इसी सिलसिले के को लेके हुए हम अभी इंशाल्लाह फिनटेक के कोर्सेज इंशाल्लाह पढ़ाएंगे एसएमआईटी में, और उसकी जो बेसिकली स्टेट बैंक की रास्त की टीम है वो डायरेक्टली उसके जो डायरेक्टर हैं वो बेसिकली ट्रेन कर रहे होंगे, उसके साथ हमारे कुछ अलमनाइज भी कनेक्टेड होंगे। तो डेफिनेटली आपने जो पॉइंट रेज़ किया वो हमारी अथॉरिटीज़ के तक जाएगा, और नहीं, होपफुली वो उस बहुत पे नहीं, एक्शन भी बहुत लें। बहुत अच्छी बात है अगर ये ब्रिज एक क्रिएट कर दिया जाए कि आप जो है ना टैलेंट को और उन अथॉरिटीज़ को साथ में ला सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलके अगर काम कर सकते हैं, तो बहुत वेल एंड गुड है, एक अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली आपका जो टैलेंट है वो भी वेस्ट नहीं होगा, वो भी इन्वॉल्व होगा आपके इकोनॉमी में, और आपके पास ही काम कर रहा होगा, और आपको एक किस्म का डर भी ख़त्म करना है उन अथॉरिटीज़ के अंदर, जैसा मैंने बताया कि वो समझते हैं कि हमारा टैलेंट इतना कैपेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। चलें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप तो ले लिया है कि हम एसएमआईटी में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं होगा जो कि स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक ऐसा कोर्स करवा रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है मार्केट में, और मेरे ख्याल से कोई करवा भी नहीं रहा होगा इस तरह का कोर्स, ठीक है। तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह करा रहे हैं, तो होपफुली इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं भी बहुत सारे जगहों पे फेस करता हूँ, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डेफिनेटली आपके पास भी ये चीज़ मैसेजेस आते होंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एक एक टैलेंटेड इंडिविजुअल है, उसका कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, मतलब उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन वो अप्लाई किस तरह करे, ठीक है, रेज्यूमे में क्या चीज़ें ऐड करे, और कम्युनिकेशन लेवल किस लेवल तक का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा यार, इसका ना मैं इस तरीके से जवाब दूंगा कि आपके पास क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं। कुछ कंपनी होती हैं वो आपके जो टेक स्टैक होता है वो उसमें इंटरेस्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्ट और नॉट जेएस पे वो काम कर रहे हैं, तो वो आपकी स्पेसिफिकली रिएक्ट और नॉट जेएस की ही स्किल्स देखेंगे कि आप किस तरीके से रिएक्ट और नॉट जेएस में कोड लिखते हो या काम करते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टी मिलियन डॉलर्स पे जिनका पूरा फर्म होता है, वो क्या करती हैं, वो आपकी जनरल स्किल्स देखती हैं, जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स देखती हैं कि यार आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। फिर वो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपके पास डीएसए होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसके ज़रिए आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रूव करते हो, और ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे होते हो। और उसके बाद फिर आपके पास और सारी चीज़ें आती हैं, सिस्टम डिज़ाइन आता है, डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किस तरीके से कोई अगर एप्लीकेशन आप बड़ी बना रहे हो तो उसको किस तरीके से डिज़ाइन करोगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, किस तरीके से वो आपस में बात करेंगी चीज़ें, और किस तरीके से जो है ना आप उसको स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें ना। अच्छा, आपने जब एसएमआईटी से कोर्स कंप्लीट किया तो आपने कितने साल पहले लोकली जॉब की, और उसके बाद फिर आप जंप हुए इंटरनेशनल फार्म्स की तरफ,
तो डेफिनेटली वो फिर स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी जी बिल्कुल। कि वो क्या रोड मैप फॉलो करें। देखिए मैंने जब किया था तो लकीली मेरा इस तरीके से रहा था कि मैं मतलब ज़्यादातर आई वुड से कि 2 या 3 महीने ही मैंने लोकली जॉब की होगी, ओके और 2-3 महीने के बाद मैंने फ्रीलांस शुरू कर दिया था। ओके और $5 पर आवर पे मेरा फर्स्ट क्लाइंट था अपवर्क पे, वो मैंने शुरू किया था। उसके बाद फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया, और फिर साथ ही साथ फिर मैं रिमोट जॉब्स पे भी आया, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीलांस इज़ फ्रीलांस, फिर आपके पास रिमोट जॉब्स भी एक होता है। तो आप रिमोट जॉब्स के साथ भी फ्रीलांस कर सकते हो अगर आप शादीशुदा नहीं हो। अगर आप शादीशुदा हो तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर वो टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट भी हाँ। स्किल है डेफिनेटली हाँ, वो। तो ये एक चीज़ है। तो फ्रीलांस और आप रिमोट जॉब साथ कर सकते हो। तो उसके बाद से फिर मैंने फ्रीलांस के साथ साथ रिमोट जॉब शुरू की। फिर मैंने स्वीडन में, कनाडा में, यूएस में, दुबई में, ये इन सारी जगहों पे मैं रिमोट जॉब्स कर चुका हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। अमेजिंग। अच्छा, एक ये भी एक रिपीटिंग क्वेश्चन होता है कि जो स्किल सीखने के बाद फ्रीलांसिंग या फिर जॉब, या फिर दोनों एक साथ अगर आप ज़्यादा लकी हो, मतलब कैसे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन स्किल लेवल वो नहीं होता है, फिर वो डेफिनेटली मिस कमिटमेंट होती है। फिर बाहर एक पाकिस्तान का भी इमेज है डेफिनेटली, और अब माशाल्लाह हम जिस लेवल पे एक्सेल कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं डे बाय डे। तो आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस करोगे कि वो क्या रोड मैप फॉलो करें? यार मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जिस तरीके से डायरेक्ट अगर स्टार्ट होता है ना, तो पहले तो आप अगर कोर्स आप कर रहे हो तो कोर्स के दरमियान में ही, फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रंट एंड सीख लिया है और आप अभी बैक एंड या मोबाइल सीख रहे हो, तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी प्रोफाइल्स सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स बनाना शुरू कर दो, या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बनाना शुरू कर दो। आपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बनाई और शुरू कर दिया कि भाई मैं फ्रंट एंड का काम मुझे आता है, वो एक आपने साइड पे रख दिया, ठीक है। साथ ही साथ जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आपको करना ये चाहिए कि आपको सबसे पहले जॉब करनी चाहिए मेरे लिहाज से। क्यों? क्योंकि आप कुछ टाइम जब जॉब पे लगाते हो तो आपको पता लगता है कि यार किस तरीके से रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें कैसे होती हैं, वो आपको वहीं से पता लगती हैं। कि मतलब किस तरीके से सॉफ्टवेयर के स्टेजेस होते हैं आपके पास, मतलब कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं जॉब जब आप कर रहे होते हो किसी अच्छी कंपनी में। तो वहाँ से आप जॉब करो, फिर आप उसके बाद फिर आप साथ साथ फ्रीलांस को भी कंटिन्यू करो। अपने जो आपने फ्रीलांस की प्रोफाइल बनाई थी वहाँ मज़ीद आप अपनी स्किल्स डालो, और दोनों चीज़ों को स्किप नहीं करो। मतलब ये नहीं कि आप एक तरफ जा रहे हो फिर दूसरी तरफ, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी। आप चाहो तो दोनों साथ भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने बताया, चाहो तो आप एक तरफ भी जा सकते हो। सही। अच्छा, आपकी माशाल्लाह जो जर्नी है 7 साल की, तो मैं जस्ट स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इस करियर में सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया, ठीक है, और क्या उस रिस्क ने आपको पे बैक किया या फिर आपको सेटबैक मिला? ताकि ये जो यूथ हमें देख रही है ना, ये बहुत वल्नरेबल है, ठीक है, तो इनको पता होना चाहिए कि कहाँ किस लेवल पे हमें क्या कदम उठाना है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपका मतलब एक एक कदम काउंट करता है बिल्कुल कि बिल्कुल आपकी डायरेक्शन क्या होगी फ्यूचर बिल्कुल। में। तो उसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखें, मोस्टली ये होता है कि जब मैं अपना भी अगर बताऊं तो आपके पास शुरू में एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि यार सलानी जो कोर्स करा रहा है उसके बाद तो मेरे पास जो है ना बहुत ही कुछ अच्छे खासे पैसे आएंगे, और ये होगा वो होगा, रेड कारपेट बिछेगा, फलाना ढिमकाना। सही है, लेकिन होता ये है कि रियलिटी में आपको ऑब्वियसली टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो आप जब पास आउट होकर निकलते भी हो तो उसके बाद भी आपको जॉब अक्वायर करने में, अगर आप लकी हो तो ऑब्वियसली मिल जाती है इंस्टेंटली जॉब, वरना आपको टाइम लगता है। फ्रीलांस में भी ग्रो करने में टाइम लगता है, और उसमें भी जॉब अक्वायर करने में टाइम लगता है। अब मेरा जो फ्रीलांस का करियर था वो शुरू में स्टार्ट नहीं हो रहा था, 3 महीने मुझे लग गए थे उसमें ना। तो होता ही है कि फिर उस 3 महीने में भी जब पहला क्लाइंट आया तो मैं उसमें बहुत कंफ्यूज था कि यार मैं करूँ या ना करूँ, पता नहीं मैं कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, क्योंकि क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो पता नहीं मेरे से हो या ना हो। बट ये फिर हमारे साथ एक कोलीग थे हमारे, उन्होंने थोड़ा सा मुझे मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट किया मेरा, और उसके बाद फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू किया हमने, और वहाँ से फ्रीलांस पर चल पड़ा हमारा। उसके साथ फिर आपके पास और भी इसके अलावा बहुत सारे इस तरीके से रिस्क आए हैं। अब होता क्या है कि आप फ्रीलांस जब आप करते हो या कोई जॉब करते हो तो आप फिर उस कोई कंपनी होती है वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो है ना रोल्स के दरमियान में मूव करो, फ्रंट एंड से बैक एंड में काम करो, बैक एंड से डेवऑप्स में काम करो। लेकिन मोस्टली कंपनीज आपको नहीं देती हैं वो। आप फ्रंट एंड वाले हो तो आप ज़िंदगी भर वहाँ फ्रंट एंड पे ही काम करोगे। तो जो रिस्क मुझे लकीली मिला है वो ये मिला है कि जंपिंग बिटवीन द रोल्स,
कि फ्रंट एंड में काम किया, फिर बैक एंड में काम किया, फिर ये, तो ये एक अच्छा रिश्ता। और मीन्स कि आप अपने आप को हर वक्त अवेलेबल रखो ना, आप अगर ग्रो करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको मल्टीटास्किंग बेसिकली बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि आजकल की जॉब रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिक नहीं है, वास्ट है बहुत। आपको जो है ना बैकएंड की भी नो हाउ होनी चाहिए, डेवऑप्स की भी नो हाउ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और ऑब्वियसली आप में ना एक पोटेंशियल भी होना चाहिए और एक शौक भी होना चाहिए सीखने का, कि आप सीखते रहो, क्योंकि जहाँ आप रोक दोगे ना अपने आप को, वहाँ पे फिर आपके लिए आगे का फिर बड़ा मुश्किल होगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज़ भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जब स्टार्ट लिया था 2000 बैक इन 2018, तो आपका क्या लेवल था उसमें? सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग के जो ट्रेनर्स थे उन्होंने आपको कैसे कॉन्फिडेंस दिया, और वो क्या रोड मैप था? आज जो 7 साल का माशाल्लाह कामयाब करियर है, डेफिनेटली आप रोल मॉडल हो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको प्लीज़ ज़रा शेयर करो। देखें, जब 2018 में मैं आया था तो मैं सिर्फ 12th पास था, यानी इंटर मेरा हुआ था। और मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन जहाँ मैं चाह रहा था वहाँ हुआ नहीं मेरा ना, तो वही फिर मुझे किसी ने बताया सैलानी का, तो मैंने फिर सैलानी ज्वाइन किया। सैलानी ज्वाइन करने के बाद जब शुरू में थे हमारे पास HTML CSS थी, तो वो तो इजी था, कर लिया हमने। फिर जावास्क्रिप्ट हम फेल हो रहे थे जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि वहाँ आपके पास ऑब्वियसली लॉजिक आ जाती है। तो वहाँ से फिर क्विट करने का सोच रहा था मैं कि मैं क्विट कर लूँ वहाँ से, कि अब मुझसे नहीं होगा। तो फिर हमारे टीचर थे यहाँ सैलानी में, नाम ले सकते हो आप? हमारे टीचर थे सरनुमान थे। उन्होंने फिर जो है ना थोड़ा सा बूस्ट किया कॉन्फिडेंस। सर अली थे उस टाइम पे, फिर सर काशिफ थे। अच्छा, तो ये सारे टीचर थे जिन्होंने, काशिफ सुलेमान, इन सब ने फिर बूस्ट किया। तो फिर वहाँ से फिर शुरू के जो 2 टेस्ट फेल थे, तो फिर अगला टेस्ट जो हुआ उसमें 100 में से 100 इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह फिर लगा कि हाँ यार वाकई हम भी कर सकते हैं। कोई सीख के नहीं आता, सब सीखते हैं। ग्रेट, माशाल्लाह। मतलब आपने हार नहीं माननी, हार नहीं माननी, यही होता है। अब आपकी पास आउट के बाद भी जर्नी ऐसे ही है। पास आउट के बाद भी कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई यार सैलानी तो सिर्फ बातें कर रहा है, कुछ नहीं करता ये वो। जो लोग टिकते हैं वही करते हैं और वही जानते हैं। आप सामने हो लोगों बिल्कुल के यार, आप एक मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग टिकते हैं वही जानते हैं, और उन्हीं को पता है कि वाकई में जो सैलानी बोल रहा है, जो क्लेम कर रहा है वो पॉसिबल है। वरना लोग बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कोई लोग इतने डॉलर्स में कमा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। सही। लेकिन जिनको पता है उनको पता है। बिल्कुल सही है। और स्पेशली आपका जो बैच था माशाल्लाह, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि वो SMIT का सबसे कामयाब बैच था। मतलब आपके जितने भी क्लास फेलोज हैं, मुनीब, नजम के आपने नाम लिया, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो माशाल्लाह सब, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है, बहुत सारे लड़के जो माशाल्लाह बाहर काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये भी है ना कि देखें, सैलानी सिर्फ इंडिविजुअली आपको एक स्किल्स नहीं प्रोवाइड मतलब सिखाता, आपको एक ऐसा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दे देता है। आपके दोस्त यार ऐसे बन जाते हैं जो एक दूसरे को ग्रो करवाता है। जो आप फॉर एग्जांपल मेरे साथ दोस्त यार थे, हम साथ मिलके सीखते थे। ऐसी चीज़ें थी जो हम बाज़ों का ऐसा होता था कि हमें कोई चीज़ सर ने पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन हम दोस्त यार पहले से ही सीख के आते थे और हमें पता होता था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी होती। फिर उन्हीं में से आपके ऐसे दोस्त यार भी निकलते हैं कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हो, सेम कंपनीज़ में काम करते हो, सेम प्रोडक्ट साथ बनाते हो, को फाउंडर्स बन जाते हो एक दूसरे के। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ एट द एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डेफिनेटली इस 7 साल की जर्नी में फेलियर्स भी बहुत सारे रहे होंगे, तो सबसे जो अच्छा फेलियर था वो क्या था जिसने आपको बूस्ट किया, आपको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ इस फेलियर के बाद? मतलब कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा तो वो अगर प्लीज़ आप शेयर करें। देखें, एक टाइम था, जो मैं शुरू से इसी बात को बड़ा वो फोर्स करते हुए आ रहा हूँ। एक टाइम था जब मैंने लर्निंग छोड़ दी थी बिल्कुल, कि मैं बोलता था कि यार बस अब मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ हूँ। सही, बड़ी चीज़ों मुझे सब कुछ आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि रियलाइज़ करना शुरू किया कि नहीं यार, मार्केट में बहुत सारी चीज़ों की और रिक्वायरमेंट है। और वो आपको कैसे पता लगता है? जब आप मल्टीपल रोल्स के लिए अप्लाई करते रहते हो, तो आप जब इंटरव्यूज़ देते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ यार, मार्केट में ये चीज़ भी है जो हमें नहीं आती। तो आपको सीखनी चाहिए ये चीज़ भी ना। तो आज तक मैं अपनी अगर बात करूँ कि अगर मैं रोल्स पे अप्लाई करता हूँ तो किसी न किसी इंटरव्यू में कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल के आ जाती है जो मुझे लगता है कि यार ये क्या यार, ये तो बड़ी नई चीज़ें सीखनी चाहिए। वरना नॉर्मली आपके पास क्या होता है? आपके पास ये होता है कि आपका जब पास आउट होता है कोई भी लड़का या फ्रंट एंड या बैक एंड पे काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल एक एप्लीकेशन बना लेता है और वो बोलता है कि यार बहुत कुछ मैंने सीख लिया है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बारीकियों में भी अगर अपने शेल में हो, हाँ बिल्कुल, आप अपने कंफर्ट जोन में एक आ जाते हो
और उसमें आप बोलते हो कि यार बस मुझे तो बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बारीकियों में अगर जाओ तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं और रियल लेजिट रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब एप्लीकेशन की। फॉर एग्जांपल वही मैं बात करूँगा कि आपके पास किस तरीके से आप एप्लीकेशन पे लोड हैंडल कर सकते हो, कौन कौन से आर्किटेक्चर्स होते हैं आपके पास, सही। और एप्लीकेशन किस तरीके से आप स्केल अप स्केल डाउन करोगे, रेस कंडीशंस क्या है, रोल बैक्स क्या है, फेलियर कैसे हैंडल करने हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें आप नॉर्मल अगर आपके पास कोई होगा वो बंदा इतना नहीं करेगा, लेकिन जो लोग बारीकियों में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, उन्हीं को पता होगा। अच्छा, एट द एंड हमारे पास ना इस वक्त हज़ारों लोग अभी हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उन्होंने अप्लाई कर लिया ना, तो वो स्टूडेंट जो इस वक्त घर पे बैठा हुआ है, जो ईद के बाद SMIT में आएगा और अपनी क्लासेस, अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, तो उसको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? उसको मैं यही एडवाइस करूंगा कि भाई पास आउट होने से पहले भी क्विट नहीं करना, पास आउट होने के बाद भी क्विट नहीं करना। तभी आपको जुड़े रहना है बस। जुड़े रहना, तभी आपको पता लगेगा कि सैलानी जो कह रहा है सच कह रहा है। ग्रेट। वरना आप भी फिर उन्हीं लोगों में आओगे कि यार सैलानी तो बस बातें कर रहा है, जो खुद तो कुछ किया नहीं और अब दूसरों को बेसिकली बस यही है। फिर वो ये उनको लगता है कि सैलानी वाकई झूठ बोल रहा है, ऐसा है नहीं। आप एक जीती जागती मिसाल हो ना यार, मतलब हमें एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप बैठे हो हमारे सामने, आपको आज लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो आप सैलानी मास IT ट्रेनिंग का प्रोडक्ट हो, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि यार मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहे कि जो मतलब अनट्रू हो, तो ये सामने है भाई। आप माशाल्लाह एक मल्टी मिलियन डॉलर्स कंपनीज में काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी सैलरीज भी उस लेवल की होंगी। तो आप एक जीता जागता रोल मॉडल हो, जो इस वक्त लोग आपके लिए देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और मैं इस पॉडकास्ट को इस नोट पे एंड करूँगा, और मैं अपने तमाम देखने वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसी तरह आपके सामने मज़ीद हमारे शाइनिंग स्टार्स को लाते रहेंगे, जो कि डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं और हमारे चेयरमैन हज़रत अल्लामा बशीर फ़ारूकी साहब का ख्वाब पूरा कर रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह, जैसे कि आपने इरफान की बातें सुनी, हमें पूरी उम्मीद है कि 2035 तक हम 1 करोड़ IT डेवलपर्स बनाएंगे और उनके थ्रू पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाएंगे और पाकिस्तान का कर्ज़ा ज़रूर उतारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।